वजीहा से मिलके वो नींदों में बेडरूम में आया था। 1 बजे वो घर में घुसा था। अपने कुछ पुराने दोस्तों से वो मिलने चला गया था, जिसकी वजह से खासा लेट हो गया था। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक्ड करके वो लाइट को रोशन देख के हैरत से देखने लगा था, क्योंकि इस वक्त तक वो गहरी नींदों में होती थी। लेकिन वो बेड पे बैठी न जाने क्या पढ़ रही थी, जबकि वजीहा से वो भी सुन के आया था कि वो घंटे पहले ही सो चुकी है। तुम तो 11 बजे सो गई थी ना? वो उलझन उलझन आमेज लहजे में पूछ रहा था। उठ गई, वो बिना नजरें उठाए बोली थी। गुड, बहुत थक गया हूँ, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अलमारी से कपड़े निकालता मायनी खेज लहजे में बोला था कि हयाम के हाथों से बुक गिरी थी। मायनी खेज जुमले को वो समझते हुए कंबल ठीक करती बैठे से फौरन लेट गई थी। जामिन से उसकी हरकत छुपी ना रही थी। सोना नहीं है, बस 2 मिनट में आया। आज तुम्हारी नींदें हराम करनी है मैंने। वो उसके लेटने पे चोट करता बोला था और हयाम का दिल जोर से धड़का था। मैं तो सो रही थी, वो उलझ गई थी। सो जाओ, वो उस पे एहसान करता बाथरूम भाग गया था। जबकि हयाम उसके सो जाओ पे सुकून में आई थी और इतनी जल्दी वो मान गया। अभी 2 मिनट वो आंखें बंद करके बमुश्किल सोने की कोशिश कर ही रही थी, जब उसके अपनी कमर पे किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। उसकी धड़कन बढ़ी थी, जबकि जान हलक में आ गई थी। कब जामिन ने उसे कमर से पकड़कर अपने हल्के में लिया था, वो समझ ना सकी थी। हम वो हकलाई थी। उसकी नज़रों की तपिश और गहराई का वो मुकाबला ना कर सकी थी। उसके अल्फाज मुंह में ही गुम हो गए थे। सिर्फ हम ही और कोई नहीं। वो अपनी अना को साइड पे रखता एक बार फिर इज्जत से एक और मौका देकर खुमार आलूद लहजे में बोला था। उसके कैचर में मुकीद बाल उसने खोल दिए थे, जबकि गले में पड़ा दुपट्टा उसने हटाया था और उसे सीने से लगाया था। सुबह के लिए सॉरी, खुद को तकलीफ नहीं दिया करो ना। वो उसको वापस लिटाकर उसका जला हुआ हाथ थाम कर उसकी पुश्त पर लब रखता शर्मिंदगी से बोला था। उसके लम्स से हयाम के वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। उसकी जान पे बन आई थी। हम नाराज हैं, आप हट जाएं। वो दुपट्टा दोबारा ओढ़ती रुख फेरती बोली थी। आज नींद हराम करने के साथ साथ तुमने मेरी नाराजगी भी दूर करनी है। वो उस पे झुक के हंसा था। उसका लहजा ही नहीं बल्कि नजरें भी बहकी बहकी थी। हयाम का सुर्ख चेहरा कुछ और भी सुर्ख हुआ था। वो अपनी खाली खाली नजरें झुका गई थी। उसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी थी और कुछ कहना चाहा था, जब जामिन ने उसके लबों पे अपनी उंगलियां शहादत रखकर उसे चुप कराया था। टुडे नो आर्ग्यू। उसके माथे पे आए बाल हटाता वो अपने लब रखता बोला था। हयाम की आंखें उसका लम्स पाकर खुद ब खुद बंद हो गई थीं। वो बेइंतहा खज्जल हो रही थी। वो खुद ढीली पड़ गई थी। उसकी चमकती निगाहों और उसके जज्बात को बांधना उसके बस में नहीं था। आर यू इंटरेस्टेड? जब वो उसके चेहरे के नकूश को पहली दफा महसूस कर चुका तो आंखें खोलता जरा सा दूर हटकर उसकी बंद आंखों पे लब रखता पूछने लगा था, जैसे इजाजत लेना चाहता हो। इंटरेस्टेड है ना मेरी बीवी? वो उसको कहने पे उकसा रहा था। उसके हाथ हयाम की गर्दन में पड़ी चेन पे थे। गर्दन पे मौजूदगी का एहसास करके वो सिटपिटाई थी, घबराई थी। घबराहट में उसका सर इस बात में हिला था। जब उसे हामी नजर आई तो वो मुस्कुराहट जब्त करता लाइट की वाहिद रोशनी लैंप भी ऑफ कर चुका था। अब वो महज परफ्यूम से ही नहीं, अपने प्यार की खुशबू से उसे महकाना चाहता था। कुछ दिनों का गुस्सा उसका अब कहीं जाके सो गया था। खिड़की से कनकती सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी थी। नींद से बोझिल आंखों को उसे खोलने की कोशिश की थी। अपने ऊपर से जामिन का हाथ आहिस्तगी से हटाया था ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े, और उठ के बैठ गई थी। रात का कोई तासुर उसके चेहरे पे ना था, बल्कि एक गुस्से भरी नजर उसने जामिन के चेहरे पे डाली थी, जहां बला का सुकून था। मेरा सुकून बर्बाद करके कैसा सुकून से सोया जा रहा है। बेसाख्ता उसने अपना हाथ बढ़ा के उसके कंधे पे अपने नोकीले तराशे नाखून गाड़े थे कि उसके कंधे पे सुर्ख निशान पड़ गए थे। हयाम का दिल कर रहा था कि जगह जगह से उसे इसी तरह लाल कर दे, जिस तरह आसामी ने उसका चेहरा लाल कर दिया था। बेध्यानी में उसने अपनी गर्दन पे हाथ फेरा था और फिर चेहरे पे। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमा था। कमाल ये था कि उसे बुरा न लगा था, लेकिन बस कुछ गुस्सा था, कुछ कश्मकश थी, कुछ सवाल थे जिनका उसे जवाब चाहिए था। ये नहीं था कि वो तैयार नहीं थी, बल्कि वो अभी अपनी सारी उलझनें दूर करना चाहती थी। अगर मेरा हुडी अभी मेरे पास होता तो यकीनन मुझे इतना दर्द ना होता। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी, जब एकदम जामिन की आवाज़ पे वो अपने ख्यालों से बाहर आई थी। बेसाख्ता उसकी नज़र अपने सरापे पर पड़ी थी। सर्दी के बायस वो उसका हुडी पहन चुकी थी, जो जामिन ने खुद उसे दिया था। शर्मिंदगी से उसकी निगाहें झुक गई थी। जामिन का मतलब समझते हुए वो कुड़ के रह गई थी। मेरा हुडी तो देती जाओ, मानो। वो जब बेड से जल्दी से उठने लगी तो जामिन ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा था, जबकि वो उसकी कलाई पकड़ चुका था।
अब अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो? वो रुकी थी कि क्या धमकी दे। तो तुम रो दोगी? वो खुमार आलूद लहजे में कहता जोर से हंसा था। और फिर हयाम का दिल किया था कि उसको किसी तरह से यहाँ से गायब कर दे या खुद गायब हो जाए। आप वो हुडी एक हाथ से बराबर करती बिलबिलाई थी। वैसे रो के तुम्हें क्या मेरी केयर ज्यादा मिलती है? वो आंख दबाता उसके सरापे को गौर से देखता बोला था। जरूरत नहीं है मुझे, वो चिढ़ गई थी। तुम्हारा इलाज कुछ देर में करूंगा, वो बिलाखिर उसकी कलाई छोड़ता बोला था। हयाम ने मिनट नहीं लगाया था कमरे से बाथरूम तक का सफर तय करने में। अंकल क्या हयाम को आज ऑफिस लेकर चलें? बहुत मजा आएगा। नाश्ते की टेबल पे वो सब मौजूद थे। वजीहा मुस्कुराते हुए बोली थी। हयाम कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। इससे पहले अदील हमदानी कुछ बोलते जामिन बोला था। मतलब अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए हमें? वजीहा को उसका बोलना अच्छा नहीं लगा था। मेरी बीवी है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना कि इसके लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं। वो चाय का सिप लेते हुए बोला था। अंकल देख रहे हैं अपने बेटे को कि ये मुझे सिखा रहा है अब? वो अदील हमदानी से गुस्से में बोली थी। हयाम आप जाएंगी हमारे साथ? आपकी इजाज़त हमारे लिए ज़रूरी है और किसी की नहीं। अदील हमदानी हयाम की तरफ मुतवज्जे हुए थे, जो चुपचाप खाने में मसरूफ थी। तानिया बेगम का भी यही हाल था, चुप सी वो बैठी थी। वाओ, मतलब जो इसे यहाँ लाया है उसकी कोई औकात ही नहीं। जामिन को गुस्से ने आ घेरा था। रात के बाद वो अब उसके साथ घर में अपने बेडरूम में वक्त गुजारना चाहता था और ये लोग बीच में आ रहे थे। अदील हमदानी उसका जवाब सुन के एक नज़र उसको देख के वहां से चले गए थे, क्योंकि वो नाश्ता कर चुके थे। हयाम चलोगी ना हमारे साथ? वजीहा खासा नजरअंदाज करती हुई बोली थी। तब जामिन ने अपने साथ बैठी हयाम के घुटने पे अपना हाथ रख के दबाव दिया था कि हयाम को करंट सा लगा था। जामिन की तरफ वो देख भी ना सकी थी, लेकिन उसका इशारा समझ गई थी। नहीं, मेरी तबीयत जरा अप डाउन हो रही है, वो सर पे हाथ रखती मरे हुए लहजे में बोली थी। खैरियत? कब से अप डाउन हो रही है? तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया? वजीहा एकदम पूरी तरह उसकी तरफ घूमी थी और उसका चेहरा गौर से दिखने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में झांकने लगी थी। हयाम तो गड़बड़ा के रह गई थी। आनी, आप इसे लेकर जाएं ना डॉक्टर के। कि चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है और आंखें भी। वो बात को मजीद बढ़ाती बोली थी। ऐसी बात नहीं है वजीहा जो तुम जानना चाह रही हो। जामिन उसके सारे मतलब समझता उसको आंखें दिखाता बोला था। तुम लेडीज के मामले में ना बोलो। वजीहा ने उसे हरी झंडी दिखाई थी। यार मतलब तुम कितनी बेशर्म हो। जामिन उसकी बेबाकी को दाद देना चाहता था। वो लुत्फानंदोज होती दोबारा खाना खाने लगी थी, जबकि तानिया बेगम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। नाश्ते के बाद वो वजीहा के साथ ही बातों में मगन हो गई थी। मालूम था कि कमरे में जामिन मौजूद है और वैसे भी यहाँ वो फारिग ही रहता था, घर पे ही मौजूद होता था। उसकी मौजूदगी जान के वो ऊपर ही ना गई थी। शुक्र ये था कि वजीहा हयाम की वजह से ऑफिस नहीं गई थी। आओ लंच करते हैं। जब 2 बजे तो हयाम को वो बाहर ले आई थी और किचन के स्लैब पे ही वो दोनों चेयर लगा के बैठ गई थी। कुक ने ना जाने क्या बनाया था, लेकिन वो चाइनीज राइस लेकर बैठ गई थी। तुम्हारी जिससे पहले शादी हो रही थी उसका क्या बना? वो चम्मच मुंह में ले जाती बोली थी। हयाम उसको हैरत से ऐसे देखे गई थी, उसे देखे गई। उसे सब कैसे पता? ओह हेलो, तारिम और मैं तुम दोनों के बारे में सब जानते हैं, इसलिए इजी रहो। वो उसको हक्का बक्का देख के हंसी थी। पता नहीं, हयाम आम से लहजे में बोली थी। अच्छा, फिर जामिन और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, खुश हो साथ? कितने सवाल वो करती थी, हयाम सोच के रह गई थी। खुश है, वो अब मुस्कुरा के बोली थी। सुना था बहुत पॉजेसिव है, कल और आज सुबह ट्रेलर्स देख भी लिया है। वो शरारत से बोली थी। हाँ, ओवर है। यार ओवर तो मत बोलो, कितना प्यार करता है तुमसे वो, तुम्हें नजर नहीं आता? वजीहा को अच्छा नहीं लगा था। प्यार उसके लबों से निकला था। पता नहीं मुझे, वो उलझन का शिकार हुई थी। क्या तुम्हारे सेंस काम नहीं करते हयाम? अब नहीं करते। हयाम प्लेट खिसका के बोली थी और कुर्सी से भी उठ गई थी। प्यार के नाम पे धोखा, उसके दिल में दर्द सा उठा था। फिर वो रुकी नहीं थी, किचन से निकल के ऊपर चली गई थी। प्यार सिर्फ धोखा है। प्यार के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। कमरे का दरवाजा लॉक्ड करके वो वहीं बैठी घुटनों के बीच मुंह छुपाए रोने लगी थी। तुम्हें कभी बेइज्जत होने दिया क्या? वो उसके पास घुटनों के बल बैठता पूछ रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम पे, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इस तरह रो रो कर मेरा सुकून, मेरा आराम बर्बाद करो। आवाज में नरमी थी, लेकिन लहजा खफा खफा सा था। हयाम ने उसकी आवाज पर सर उठाकर जामिन को देखा था, जो उसे ही देखने में महव था। आज भी वो उसकी झील जैसी आंखों में खोना चाहता था। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे अब कहाँ मजा है। उसके चेहरे पे फैले आंसू नरमी से साफ करता वो शायद कुछ गा रहा था। वो हमेशा की तरह मुस्तरिब हो गई थी। उठ के उसे गोद में उठाया था और बेड पे बिठाया था।
मेरा दिल करता है तुम पे गुस्सा करूं, लेकिन फिर मैं खुद को कंपोज कर जाता हूँ। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती हो। एक तो बोलती नहीं हो, और जब भी बोलती हो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती। या तो खुद को बुरा भला कहती हो, या मुझे गालियां देती हो, या हमारे इस पाकीज़ा रिश्ते को। वो ना जाने कौन सा फ़लसफ़ा उसे समझाना चाहता था। क्या तुम्हें मालूम है, वो ज़रा-सा रुका था। उसके सामने बैठा उसके पाँव को हाथ में पकड़ा वो बोल रहा था। क्या वो बोली थी, पहली मोहब्बत जब भी गलत शख्स से हो जाए तो आने वाली ज़िंदगी में हर हम्बल बंदा भी हमेशा गलत ही लगता है। जबकि अगर वो अपना 100% भी दे रहा हो, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या तो विल ही ख़त्म हो जाती है सही गलत की तफ़रीक करने में, या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो काफ़ी संजीदगी से कह रहा था, और इतनी ही संजीदगी से हयाम सुन रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी कुछ अरसे में समझ आ जाएगा। खैर हो गई, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अब उसका चेहरा हाथों में थाम के वो मोहब्बत से बोला था, तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं ना? एकदम उसने हयाम के हाथ पकड़ के उसके उसके नाखूनों को देखा था। आपको मसला है? वो अजीब नज़रों से उसे घूरती बोली थी। तुम्हें पता भी है कि मसला नहीं है, बहुत बड़ी इनसे दुश्मनी है मेरी। वो एकदम से उठा था और ड्रेसिंग की दराज से नील कटर लाया था। आप ये नहीं कर सकते। उसे जामिन के हाथ में नेल कटर देखकर बुरा लगा था। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वजीहा ने तुम्हें सही कहा था कि तुम बिल्ली हो। इन नाखूनों से तुमने मुझे जख्मी कर दिया है। वो नाखूनों का मुआयना करता बता रहा था। क्या कहते रहते हैं आप? वो हाथ छुड़ाती बोली थी। मेरे बैग पे तुमने अपने प्यार की बहुत सी निशानियां छोड़ी हैं, मुझे याद दिलाने के लिए कि अब मुझसे दूर रहना। क्या याद नहीं है तुम्हें रात में जो तुमने किया, और फिर सुबह? वो थोड़ा सा नाराजगी भरे लहजे में बोला था, जबकि हयाम का सर नीचे झुक गया था। आप हर बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। वो जब उसके हाथ को दोबारा थाम चुका था, तो वो सुर्ख आंखों समेत बोली थी, मेरा हक भी तो है ना? अब देखो, मुझे अपने दिफा के लिए कुछ तो करना होगा ना? वो मुस्कुराहट जब्त कर किए उसके चेहरे पे आई लटों को पीछे करता बोला था। और मेरे दिफा का क्या? वो नाराजगी से गोया हुई थी कि वो जो हाथ का मुआयना कर रहा था, अब उसे देखने लगा था। मैं क्या मर गया हूँ? तुम्हारे दिफा के लिए ही तो से शादी की थी। तुम्हारा दिफा हमेशा की तरह मैं ही करूंगा। तुम बस मेरी सपोर्टर बनी रहना। आई मीन ये कि नाराज ना होना, और ना ही नखरे करना। वो उसके नाखूनों को एहतियात से काटता प्यार भरे लहजे में बोला था। क्यों? वो बेसाख्ता बोली थी। क्योंकि मुझसे नखरे नहीं उठाए जाते, और ना ही मैं नाराज बंदे को मना सकता हूँ। कटे नाखून वो साइड पे रखता मगन अंदाज में बोला था। नाराज बीवी को भी नहीं मना सकते? हयाम का दिल था कि जवाब उसके हक में हो, और फिर वो खिल खिल के मुस्कुरा सके। नहीं, लेकिन एक शर्त पे। वो नेल कटर को साइड पे रखता कटे हुए नाखूनों को बॉक्स में डालता बोला था। कैसी शर्त? जामिन चीजें जगह पे रखने के लिए उठा था, और हाथ साफ करके अब उसके सामने बैठने के बजाय उसके बराबर में बैठा था। अगर बीवी हमेशा मेरे पहलू में इसी तरह ही बैठी रहे। शौहर से कहता, वो उसके बाल कंधे पे से हटाता, चेहरा उसके करीब ले जाता, उसकी आंखों में देखता बोला था। हयाम ने अपनी नजरों का जाविया बदला था। उसकी सकत ही ना थी कि उसकी नजरों से झलकते जज्बात का मुकाबला कर सके। आपने मेरे बाल भी नहीं रहने दिए, और अब नाखून भी। नेक्स्ट मिशन क्या है? उसके सीने पे हाथ रखती उसे दूर करती अफसुर्दगी से बोली थी। नेक्स्ट मिशन विंडोज और लाइट ऑफ करने का है। लहजे में बेकरारी और बेताबी झलक रही थी। क्यों? उसके मायने के इस जुमले का अच्छी तरह मतलब समझती वो शर्मसार लहजे में बोली थी, चेहरे पे हया सी मटाई थी। ताकि तुम्हारी तबीयत में जल्दी ही अप्स और डाउन हो। भरपूर संजीदगी से कहता, उसके हाथ की पुश्त पे जज्ब के आलम में चूमता उसकी दुनिया हिला चुका था। हयाम की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। उसका सरशार लहजा हयाम को चौंकाने में कामयाब हुआ था। उसके लाल चेहरे पे खिफ्त के आसार नुमायां हुए थे, लेकिन जामिन ने कब उसके चेहरे के आसार को अहमियत दी थी? वो खोना चाहता था, और खो गया था। तुम्हारी मॉम और मैंने वजीहा की बर्थडे के दिन हयाम और तुम्हारा वलीमा डिसाइड किया है। कल तुम दोनों जाकर शॉपिंग कर लेना, मैं कार्स की शेयरिंग का काम देख लेता हूँ। तानिया बेगम और अदील हमदानी के बेडरूम में जब वो आया था, तो इस खबर ने उसके दिल में ठंडक डाल दी थी। क्या सच में? वो दिल से खुश हुआ था। मॉम, आप मान गई? वो माँ को प्यार भरी नजरों से देखता बोला था, जबकि वो रुख फेर गई थी। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे डैड तो मान गए हैं। वो तंजिया मुस्कुराहट समेट कर बोली थी। मॉम, वैसे ये गलत बात है। जब डैड आपकी हर बात मानते हैं, तो आपको भी डैड की बात माननी चाहिए। ये तो मेरे डैड के साथ नाइंसाफी है। वो शोख लहजे में बोला था। ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो? वो जख्मी लहजे में बोली थी। मॉम, अब नाराजगी का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब क्या चाहती हैं आप कि उसे छोड़ दूं? वो तंग आकर बोला था। 2 दिन से उन्हें मना रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो,
لیکن تم کرو گے کب ایسا؟ عدیل ہمدانی تانیہ بیگم کی بات پہ حیرانگی سے ان کی سختی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کو چھوڑنے سے میرا دل روئے گا، روح بھی تڑپے گی، وہ میری منزل ہے، وہ میرا اول میرا آخر ہے، انتہا ہے، میری زندگی کی ابتدا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں اسے کتنی محبت کرنے لگا ہوں؟ اگر آپ ایسا کرنے کو بولیں گی تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ وہ بے دہانی میں اپنے وہ سارے جذبات جو خود سے بھی چھپاتا رہا تھا ان کے سامنے بول گیا تھا، اور پھر بولنے کے بعد وہ بالکل بھی شرمندہ نہ تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں نہیں رکا تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ کا بیٹا باغی ہو جائے گا تانیہ، عدیل ہمدانی انہیں تنبیہ کر رہے تھے جبکہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ موم کو منائے گا لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ یکدم بگڑ گیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر کمرے میں جانے کے بجائے لان میں چلا آیا تھا۔ موبائل نکال کے اسے دارم کو کال ملائی تھی۔ جب بھی اداسی ہوتی تھی وہ اسے ہی کال ملاتا تھا۔ کال ریسیو ہونے کے بعد اس کی آواز میں گھلی نمی دارم سمجھ گیا تھا۔ سب سیٹ ہے نا بھائی؟ وہ ضامن سے ناراض تھا لیکن اس کو تکلیف میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار تو یہاں آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ ماں کی بات نے اسے شدید تکلیف دی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مضبوط جذبات سے کندھا مرد تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ موم کہتی ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ وہ صاف لہجے میں بولا تھا۔ اور ڈیڈ؟ دارم نے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیمہ ہے، اگلے 4 دن بعد، شاپنگ کرو۔ وہ صاف لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہاں تو پھر شاپنگ کر اور 5ویں دن فلائٹ سے بیوی کو لے کر ملک سے باہر چلا جا۔ دارم بآسانی مسکرا کر بولا تھا۔ ریلی؟ اور موم؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ موم کو گڈ نیوز دینے کی کوشش کر، وہ خود ہی مان جائیں گی۔ وہ مسکراہٹ روکے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اف، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ ضامن کے چہرے پہ شرمندہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اچھا سن، تو حیام کے دوست کو یہاں ساتھ لے کر آ جانا اپنے ساتھ، باقی میں کال کر کے اس کے پیرنٹس سے اجازت لے لوں گا، بس تم لے آنا۔ ابے کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں کیسے لے کر آؤں گا؟ مطلب میری کتنی خواری ہوگی، کراچی سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد۔ دارم چڑھا تھا۔ یار حیام کو اچھا لگے گا، پلیز میرے لیے ایسا کر لینا، ضامن نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ڈن۔ اسے جب ڈن کیا تو ضامن نے فون بند کیا تھا۔ آخرکار اس کا موڈ صحیح ہوا تھا۔ یہ ہماری آخری بات ہے فون پہ، یہ لیٹسٹ نیوز ہے، اس کے بعد تمہارا کوئی ادھار مجھ پہ باقی نہیں رہے گا۔ ماریا بیلکنی میں آ کر فون کان سے لگا کے مشکوک بھرے لہجے میں بولی تھی۔ جب تک حیام میرے پاس نہیں آ جاتی تمہارا پیچھا کیسے چھوٹ سکتا ہے مجھ سے؟ وہ اس کو جلاتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تمہارے لیے میں سب کچھ کر چکی ہوں، اب تم خود لیزی ہو تو کیا کروں تمہارا؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گئی۔ ماریا کو غصہ آیا تھا۔ تمہیں ڈرنا ہوگا ماریا، وہ درست لہجے میں چیخا تھا کہ ماریا نے فون کان سے الگ کیا تھا۔ دیکھو حیام اسلام آباد میں مقیم ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ آخری نیوز مجھے معلوم ہوئی ہے، باقی کچھ پتہ لگے گا تو میں بتا دوں گی، اب تم سونے دو مجھے۔ وہ آرام سے بولی تھی۔ تمہاری منگنی بھی نہیں ہوگی ماری، اگر حیام میری نہیں ہوئی تو۔ وہ شاطرانہ انداز میں ہنسا تھا اور فون بند کر چکا تھا۔ اس کا نیکسٹ پلان اسلام آباد کا تھا۔ ماریا کو انگوٹھی پہنانے میں اسے دقت ہوئی تھی لیکن وہ ساری سوچیں جھٹک کے اسے پہنا چکا تھا۔ ماریا کا چہرہ آج چمک رہا تھا، اسے پانے کی خوشی اس کے چہرے پہ دیدنی تھی۔ تم خوش ہو نا برہان؟ وہ انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم خوش ہو وہی کافی ہے، وہ دل پھینک انداز سے بولا تھا۔ کیا تم اب بھی میرے ساتھ ایسے ہی رہو گے؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی 1 ہفتے تک، وہ برا مان کے بولی تھی۔ برہان نے ایک خاص نظر تک اس پہ نہ ڈالی تھی۔ وہ کتنا تیار ہوئی تھی اس کے لیے، وہ حیام سے زیادہ اسٹائلش اور خوبصورت تھی اور آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ پنک کلرڈ کی میکسی میں وہ پری ہی لگ رہی تھی۔ اس کے تیکھے نقوش اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے، لیکن ماریا کو اپنی یہ تیاری فضول سی لگی تھی۔ ابھی تمہیں کہاں معلوم کہ تمہارے ساتھ شادی کے بعد کس طرح رہوں گا، وہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کے سراپے پہ کاردار نظر ڈال کے بولا تھا کہ ماریا کو وہ دن یاد آ گیا تھا جب ایک دن اس نے اسے زخمی کیا تھا۔ ایک سنسنی ماریا کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ بیوی، ایسے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، جتنے فاصلے ہیں وہ تو ڈبل ہو جائیں گے۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتا بیڈ پہ بیٹھی حیام سے بولا تھا۔ اس کا کام یہی تھا، صرف ناشتے، لنچ یا ڈنر کے لیے کمرے سے باہر جاتی۔ ابھی بھی رات کا کھانا کھا کر وہ بیڈ پہ کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئی تھی جیسے کسی اور سے اس کا کوئی لنک ہی نہ ہو۔ ضامن اسی چیز سے پریشان سا ہو گیا تھا۔ یہاں آئے انہیں 4 دن ہو گئے تھے لیکن وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ حیام نے کندھے اچکا کے اسے دیکھا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ سارے فاصلے تو ختم کر لیے ہیں، آپ نہ جانے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ناراض نظروں سے ضامن کو دیکھا تھا جو روزانہ رات کو اس کو جگائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ دن میں بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ چپ سی اس کے اشاروں میں ہی مزید خاموش ہو جاتی تھی۔
उफ़! लेकिन अभी दिल तो नहीं भरा ना। ज़ामिन के चेहरे पे उसकी बुड़बुड़ाहट से मुस्कुराहट आई थी और अब वो उसके सामने बैठा था। हयाम को गुस्सा आया था, वो फिर उसका सुकून बर्बाद करने आ गया था। खबरदार, जो आपने आज कुछ किया, वो चेहरे पे आई खिफ्त मिटाने की कोशिश में नाराज़-नाराज़ लहजे में बोली थी। मैं तो आज क्या रोज़ाना करने के मूड में हूँ। उसका हाथ थामते वो उसका सुकून ही गारिद कर रहा था। भई नहीं ना, वो रोने वाली हो गई थी। एहतजाज ये था कि कभी तो वो उसकी बात मान लिया करे, लेकिन ज़ामिन कहाँ उसकी सुनता था। अच्छा, एक शर्त पे आज ब्रेक और रिलीफ मिलेगा मेरी बीवी को। अब वो उसके हाथों को लबों से लगाते बोला था। क्या शर्त? वो उसकी कुर्बत से घबरा ही जाती थी। मॉम और डैड को मिल्क देकर आओ और उनके पास कुछ देर बैठ के आओ। वो उसको किसी तरह उनके पास भेजना चाहता था ताकि तानिया बेगम उसकी मौजूदगी को मान ले। लेकिन वो किसी तरह उनके पास जाना ही नहीं चाहती थी। उसका दुपट्टा ज़ामिन ने हटा के बराबर में रखा था। नहीं, वो सर नफ़ी में हिलाती जल्दी से बोली थी। उनके पास उसे जाना ही नहीं था। सोच लो, यही शर्त है। अच्छा है, तुम ना एक्सेप्ट करो, फिर हम रात भर। वो कहते हुए अपने हाथ उसके स्वेटर की ज़िप पे लेके गया था और एक ही दफ़ा में उस ज़िप को खोल दिया था। यहाँ ही हयाम की साँसें अटक गई थी। उसने एकदम साँस खींचा था और खौफ़ज़दा नज़रों से ज़ामिर को देखा था। नहीं, वो रोहानसी होकर बोली थी। हाँ जी, अब वो उसका स्वेटर उतारने लगा था, जो ठंड की वजह से उसने पहन लिया था। मैं जा रही हूँ, आप हटें तो। ज़ामिन के हाथ उसने अपने स्वेटर से हटाए थे और फ़ौरन उसकी ज़िप बंद की थी। साथ में दुपट्टा भी सही से लिया था। ज़ामिन को अपनी मुस्कुराहट रोकना मुहाल हो रहा था। उसका सहमना, डरना हमेशा की तरह ज़ामिन को मज़ा दे रहा था। जल्दी वापस आना। वो जब बेड से उठ खड़ी हुई तो ज़ामिन ने उसका हाथ थाम के कहा था। वो उस बात में सर हिला के रह गई थी। अभी वो गेट तक पहुंची थी कि उसके कदम फिर रुक गए थे। मुड़ के उसने ज़ामिन को देखा था, जो अब उसकी छोड़ी हुई जगह पे लेट गया था। क्या हुआ? ज़ामिन ने उसके रुकते कदम को देख के पूछा था। मुझे नहीं जाना, वो आहिस्ता आवाज़ में रुहासी लहजे में बोली। कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। वो अपना बाजू फैलाता इशारा करता बोला था कि हयाम उसको घूर के रह गई थी। सुर्खी उसके चेहरे पे नुमाया थी। कुछ नहीं कहेंगी, और अगर कहेंगी भी तो डैड उन्हें खुद डांट देंगे। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ और जल्दी आओ। वो प्यार से समझाता बोला था और वो मरे कदमों से कमरे से बाहर निकली थी। वो जानता था कि वो तानिया बेगम से डरती है, शायद वो डैड से भी डरती है, लेकिन डैड अपनी दोस्ताना तबीयत के ज़ेरे असर उससे बातें कर लेते थे। वो मरे कदमों से किचन में दाखिल हुई थी। 2 काँच के गिलास निकाल के एक ट्रे में रखे थे। फ्रिज में से दूध निकालने के बाद उसे नीम गर्म किया था और ग्लास में डाला था। फ्लेवर निकाल के एक-एक चम्मच दूध में डाला था कि दूध का रंग बदल गया था। ड्राई फ्रूट्स ढूँढने के बाद उसे कबर्ड से मिले थे बादाम, मूँगफलियाँ और अंजीर निकाल के उसे एक प्लेट में डाले थे। दोनों चीज़ें उठा के वो किचन से बाहर आ गई थी। इज़ाफ़ा ये हुआ था कि उसे घर में सबके कमरों के रास्ते मालूम हो गए थे। मॉम डैड के कमरे के बाहर पहुँच के उससे डरते-डरते नॉक की थी। यस की आवाज़ में उसने लॉक घुमाया था और दरवाज़ा खोल के अंदर आई थी। आओ बेटा। अदील हमदानी लेटे से उठ बैठे थे। तानिया बेगम और वो दोनों रात में किसी भी किताब का साथ मिलकर मुतालिया करते थे, लेकिन चूंकि वो नाराज़ थीं तो आज खुद अकेले मुतालिया कर रही थीं, जबकि अदील हमदानी की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि उनके बगैर कुछ पढ़ सके, इसलिए वो जल्दी ही लेट गए थे। लेकिन अब हयाम को देख के उनके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ी थी, जबकि तानिया बेगम के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो मैं दूध लाई हूँ, वो बमुश्किल बोली थी, क्योंकि तानिया बेगम उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सफ़ेद फ्रॉक और चूड़दार पाजामे पे वो स्वेटर पहने दुपट्टा सर पे डाले हुए थी। वेरी गुड, वेरी थैंक्स। वो ट्रे में रखे गिलास को देख के खुश हुए थे। अब इस तरह मुझे कायल करेंगी आप? ये सब आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, मुलाज़िम हैं घर में। आप मेरे बेटे तक ही महदूद रहें, क्योंकि आपकी इन सब इल्तफ़ात का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। नाउ गेट आउट। वो किताब बंद करती बिना लिहाज़ किए उसकी बेइज़्ज़ती कर गई थीं। उसके हाथों में थामी ट्रे लर्ज़ी थी। उसकी आँखें भीगने लगी थीं। तानिया, वो चिल्लाए थे। आप दूध पीजिए, वैसे भी आपको बहुत तलब हो रही थी। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट समेत बोली थी और दोबारा किताब का मुआयना करने लगी थी। हयाम यहाँ आए। वो उन्हें नज़रअंदाज करके उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। वो छोटे-छोटे कदम उठाती बेड के करीब आई थी। अदील हमदानी ने ज़रा-सा आगे खिसक के अपने बराबर में हयाम के लिए जगह बनाई थी और उसे बैठने के लिए कहा था। वो बमुश्किल वहाँ आके बैठी थी। ट्रे लेकर बेड पे रखी थी। आपकी मामा नाराज़ हैं थोड़ी-सी, लेकिन आप उनसे नाराज़ नहीं होंगी, ओके? वो प्यार से समझाते हुए बोले थे और प्लेट में से मूँगफलियाँ छीलते हुए हयाम को दे रहे थे, जो वो उनके कहने पे खा रही थी। हयाम ने इस बात में सर हिलाया था। वो मेरी मामा नहीं है, वो दबी-दबी आवाज़ में बोली थी। मामा मामा होती हैं, अच्छी-बुरी नहीं देखा जाता। आज बुरी हैं, कल अच्छी हो जाएँगी। उसकी अकल में बिठाते हुए वो बोले थे।
ओके, वो हाँ में हाँ मिला रही थी बस। यहाँ बैठ के वो किस तरह खुद को कंपोज़ किए और आँसू रोके हुए थी, ये वो सिर्फ़ वही जानती थी। तानिया बेगम की बातें उसके दिल पे असर करती थीं। कुछ देर बैठने के बाद वो इजाज़त लेकर उठ गई थी। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना कि कुछ दिन की आई बच्ची को इस तरह बेइज़्ज़त करते हुए? वो आपका क्या बिगाड़ रही है जो इस कदर बुरा सलूक बरत रही हैं? उसके जाने के बाद अदील हमदानी उन पे फट पड़े थे। मेरे बेटे को तो बिगाड़ दिया है, लेकिन मेरे शौहर को भी। उनकी बात पे अदील हमदानी सर पकड़ के रह गए थे। तकरीबन पौने घंटे के बाद वो कमरे में आई थी और कमरे में आने तक उसका चेहरा भीग गया था। आंसुओं को साफ करते हुए वो बेड की तरफ बढ़ी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी, जिसका मतलब जामिन सो चुका था। वो ठंडी सांस भरती बेड के दूसरे कोने पे आके लेट गई थी। ना चाहते हुए भी वो आवाज के बिना रोने लगी थी। उनकी बातें उसके दिमाग से चिपक के रह गई थी। वो इतनी सोचों में मगन थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ था कि कब जामिन ने उसे अपने हिसार में लिया था। क्या हुआ? वो उसका रोना महसूस कर चुका था। वो सोया बिल्कुल न था, उसका इंतजार ही कर रहा था। उसके कमरे में गैर मौजूदगी से वो कैसे सो सकता था? वो नफ़ी में सर हिलाती उसके सीने से लगी और तेज़ी से रोने लगी थी। ज़ामिन को इस लम्हे लगा था कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई रंग ही ना हो, हर तरफ से वो मायूस थी शायद। हयाम, वो जब चुप ना हुई तो खुद उसको दूर हटाता संजीदगी से बोला था। वो करवट लेने ही लगी थी जब ज़ामिन ने उसके हाथ की कलाइयाँ थाम के उसे पास किया था। बताओ, क्या हुआ? वो उसे रोने के बजाय बोलने पे उकसाना चाहता था। कुछ नहीं हुआ, वो ज़िद होकर बोली थी। मॉम ने कुछ कहा है, वो ना जाने क्यों पूछ रहा था, जबकि उसे पता था कि उनके अलावा कौन बोल सकता है। आप क्यों अनजान बन जाते हैं? उनके सिवा कौन बोलेगा? वो कहती हैं कि मैं उन्हें कायल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद तो नहीं गई थी ना, आपने मुझे भेजा था। मैं उन्हें कायल क्यों करूँगी? आपके घर में बहुत मुलाजिम है, मुझे किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट कहा उन्होंने मुझे। कहती हैं कि उनके बेटे तक महदूद रहूँ। उनके लिए इनविज़िबल हूँ। वो शायद पहली बार इस कदर दुरुस्त लहजे में फट पड़ी थी। शायद पहली बार उसे इतना कहा था। ज़ामिन हैरत से उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ ना जाने कितने दर्द के रंग थे। उसकी सुर्ख आँखों में मज़ीद वो नहीं नहीं देख सका था और नज़रें चुरा गया था। उसे लगा था कि उसने गलती की है वहाँ भेजने की, लेकिन वो तो किसी तरह फ़ासले कम करना चाहता था सिर्फ़। हयाम करवट लेती रुख मोड़ गई थी, जबकि ज़ामिन छत को घूरता रह गया था। उसकी आँखों में आई नींद जैसे ख़त्म हो गई थी। सुबह उसके बहुत उठाने पे वो नहीं उठी थी, बिलाहिर उसे अकेले ही बाहर जाना पड़ा था। मॉम, अगर आप इस तरह रहेंगी तो ये बिल्कुल मुझे मेरी ज़िंदगी एक टिपिकल ड्रामा लगने लगेगी। वो नाश्ता करते हुए अचानक ही बहुत संजीदगी से बोला था कि वजीहा ने गौर से ज़ामिन के चेहरे को तका था। मेरी गलती है, मुझे सज़ा दें। मैंने उससे शादी की थी, वो राज़ी नहीं थी मुझसे शादी करने के लिए। आपको कोई हक़ नहीं बनता कि उसकी इंसल्ट करें। उसके चेहरे पे गुस्से की लाली छाई हुई थी। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का माहौल बिगड़े। अगर आपको इतना सब बुरा लग रहा है तो मैं वापस उसे ले जाऊँगा अपने साथ। अब वो नाश्ता रोक के उनकी तरफ देखता भरपूर संजीदगी से बोला था और कुर्सी से उठ गया था। यार ज़ामिन, क्या हो गया? वजीहा उसकी संजीदगी देख के मशकूक सी हो गई थी। नथिंग हैपेंड, वो रूखेपन से बोला था। यार इतना गुस्सा, कल तुम्हारा रिसेप्शन है, एंजॉय करो। वो उसका हाथ थाम के समझाने वाले अंदाज में बोली थी। मॉम एन्जॉय ही कब करने दे रही हैं कुछ। वो एक नज़र उन पे डाल के रह गया था जो खामोश थी। रात को वो लाहौर के लिए निकला था, बाकी वक़्त उसने होटल में गुज़ारा था और अब ज़ामिन के बताए गए एड्रेस पे गाड़ी लेकर पहुँचा था। ये कोई ख़ास बंगला नहीं था, बल्कि 2 फ्लोर का नॉर्मल सा घर था। लेकिन बहुत ही खूबसूरती से उसका एलिवेशन बना हुआ था। गाड़ी से उतर कर उसने कदम गेट की तरफ बढ़ाए थे और बेल बजाई थी। एक बेल पे ही गेट खुल गया था। वो ढीले कदम रखता आगे बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने खड़े शख्स को देखता हाथ आगे बढ़ाता बोला था। इब्राहिम साहब ने उससे हाथ मिलाया था और काफ़ी गर्मजोशी से सलाम कर जवाब दिया था। वो उसको लिए अंदर ड्राइंग रूम में आ गए थे। दारिम ड्राइंग रूम को नफासत से सजा हुआ देख रहा था। काफ़ी खूबसूरती से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई थी कि देखने वाला देखता रह जाए। मुझे दारिम इमरानी कहते हैं और मैं ज़ामिन हमदानी का भाई और दोस्त हूँ। वो सोफ़े पे टाँग रखे बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज़ से इब्राहिम साहब से गोया हुआ था। माशाअल्लाह! ज़ामिन बेटे ने आपका बहुत ज़िक्र किया था। ये उसके ज़िक्र का ही कमाल है कि मैं राज़ी हुआ और आपको वैसा ही पाया। वो उसकी रौबदार पर्सनैलिटी से मरूब होते मुस्कुरा के बोले थे। रॉयल ब्लू जीन्स पे व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन ही लेदर की जैकेट पहने, वो सहरंगेज़ पर्सनैलिटी के साथ उनके सामने थे। ज़ामिन ने न जाने किस तरह सामिया से राब्ता किया था। वो पहले उसे ब्लॉक कर चुकी थी, लेकिन फिर उसने अपनी दूसरी सिम की मदद से उसे कॉल की थी। कॉल करके रात में ही उसे इब्राहिम साहब को मनाया था कि वो वलीमे में उसे इस्लामाबाद भेज दें। दारिम को लेकर ज़ामिन ने उन्हें बहुत एतमाद दिलाया था, क्योंकि कोई भी यूँ ही अपनी बेटी को किसी अनजान के साथ इतनी दूर भेजने के लिए राज़ी नहीं होता। अपनी सारी और दारिम की डिटेल्स उसे रात में ही दी थी।
शुक्रिया अंकल, ये तो आपका बड़ापन है। वो होले से मुस्कुराया था। मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। वो उठने लगे थे। अरे नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप तकल्लुफ ना करें। वो उनको रोक चुका था। काफी देर से वो उनके मुतालिक जान रहा था और खुद अपने बारे में बता रहा था। अंकल आप भी चले प्लीज। वो इल्तिजा कर रहा था। नहीं बेटा, मैं जाऊंगा तो मेरे एक की वजह से बच्चों की क्लास पढ़ाई का लॉस होगा। मैं नहीं जा सकता। अभी वो कह ही रहे थे कि जब सामिया ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने बेदिली से उसे सलाम किया, क्योंकि पिछली मुलाकातें उससे बेहतर ना रही थी। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक शर्ट पे उसने सुर्ख शॉल एक कंधे पे लापरवाही से डाली हुई थी, जबकि लंबे बालों की टेल पोनी पुश्त पे लटक रही थी। रेड जॉगर्स पहने वो उसके सामने खड़ी थी। लम्हे को तो वो उसे देखते साथ ही मबहूत रह गया था। क्या उसे सर्दी नहीं लग रही? बेख्याली में उसके जहन में ये सवाल उभरा था, क्योंकि जैकेट नामी चीज सामिया के पास बिल्कुल ना थी। अच्छा अंकल, अब इजाजत दें। जब उसे लगा सब रेडी है तो वो उठ खड़ा हुआ और इजाजत लेकर सामिया को लेकर चला गया था। रात में वजीहा हयाम को जबरदस्ती शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में लाई थी। जामिन के साथ जाने से तो उसने साफ इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि वो उसे देख भी नहीं रही थी। देखो लड़की, शादी एक बार ही होती है, इसलिए तुमने अपनी पसंद से ड्रेस लेना है। मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद नहीं करूंगी सिलेक्शन में। वजीहा उसका हाथ थाम के ब्राइडल शोरूम में ले आई थी, जहां हजारों किस्म के ब्राइडल ड्रेसेस डिस्प्ले थे कि एक सूट पसंद करना इन सब में मुश्किल काम था। वो बेदिली से इधर उधर तरह तरह के सूट देखने लगी थी। ये अच्छा है। हयाम ने एक ड्रेस पे हाथ रखा तो वजीहा ने सूट को चित्रा देखते हुए नॉट बैड कहा था। आर यू श्योर? जी। उसके कहने पर वजीहा ने वो ड्रेस परचेज किया था। शॉपिंग से आकर वो एक बार फिर कमरे में बंद हो गई थी। घर पर आकर सूट उसने एक बार फिर चेक किया था। उसे अच्छा लगा था। जामिन न जाने कहाँ था, उसे नहीं पता था। कल रात के बाद उनमें कोई बात ना हुई थी। गाड़ी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होकर शानदार बंगले के सामने आन रुकी थी। दारिम ने सारे रास्ते खुद को गालियां नवाजते ड्राइविंग की थी। उससे ज्यादा बुरा सफर उससे कभी ना किया था। किस कदर वो बोर हुआ था इन 3 घंटों में, जबकि सामिया मादाम सोती रही थी, जैसे न जाने कितनी रातों से वो ना सोई थी। उसने गाड़ी इस कदर झटके से रोकी थी कि सामिया एकदम से हड़बड़ा के उठी थी। क्या हुआ? उसका दिमाग एकदम से ना हुआ था। मंजिल आ गई है। अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए वो बोला था। सामिया ने गाड़ी की विंडो से बाहर नजर दौड़ाई थी। उसके कहने पे वो गाड़ी से उतरी थी और उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो नई थी, तभी तमीज से उसको फॉलो कर रही थी, मगर उसकी चाल में बहुत एतमाद था। सबसे पहले वेलकम वजीहा ने किया था। दारिम ने उसके गिर्द एक बाजू हायल करके उसे अपने से लगाया था। ठीक हो? वो मुस्कुरा के पूछ बैठा था। आई एम फाइन। वो उसको दूर करती पीछे खड़ी सामिया की तरफ बढ़ी थी। हाय। उसने उसे हाय किया था। अस्सलाम वालेकुम। सामिया सामने खड़ी लड़की को देखती हुई बोली थी, जो उसे पहली नजर में ही जरा मगरूर सी लगी थी। ब्लैक जीन्स पे येलो घुटनों तक आती कुर्ती में वो उसे अट्रैक्ट बिल्कुल न कर सकी थी। वस्सलाम, हाउ आर यू? वो रस्मन नहीं बल्कि बहुत दोस्ताना लहजे में पूछ रही थी। वजीहा की आदत थी कि वो किसी को मायूस ना करती थी। प्रीटी वेल, आप कैसी हैं? वो ज़रूर रस्मन पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ। वो उसे ड्राइंग रूम में ले आई थी, जहाँ तानिया बेगम और अदील हमदानी बैठे थे। दारिम इन दोनों से जाकर मिला था। आनी अंकल, ये भाभी की फ्रेंड हैं। दारिम सोफे पे बैठता बोला था। उसकी नजरें जामिन को ढूंढने लगी थी। वालेकुम बेटा। अदील हमदानी आगे बढ़े थे और उसके सर पे हाथ रखा था। रसवन तानिया बेगम उससे मुस्कुरा के बोली थी। वैसे भी उससे उनकी क्या दुश्मनी थी? वो 2 दिन को तो आई थी। हयाम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो अपने बाल पुश्त पे डालती बोली थी। जब उससे सोफे पे बैठने की ऑफर की तो वो इनकार कर गई थी। मैं लेकर चलती हूँ, आओ। वजीहा उसे हयाम के रूम की तरफ ले गई थी। वो सोफे पे बैठी हमेशा की तरह मैगजीन में गर्क थी। जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, उसने सर उठाने की भी जहमत ना की थी, क्योंकि जामिन के अलावा इस कमरे में कोई ना आता था और इस वक्त वो उससे नाराज थी। हयाम की बच्ची, इधर देखो। सामिया कमर पे हाथ रखती दरवाजे पे खड़ी इस कदर इग्नोरेंस पे तेज आवाज में बोली थी। निस्वानी और जानी पहचानी आवाज पे हयाम ने सर उठाया था। मैगजीन उसके हाथ से नीचे गिरा था। उसके हाथ बेसाख्ता मुंह पे गए थे। वो अच्छी खासी सरप्राइज हो गई थी। सामिया भाग के उसके पास पहुंची थी और उससे गले लगी थी। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे से लगी बैठी रही थी, जैसे एक दूसरे के होने का यकीन कर रही हो। तुम यहाँ कैसे? अब तक हयाम हैरान कुन थी। जामिन भाई ने बाबा को कॉल की और फिर मैं यहाँ। वो खुश नजर आ रही थी। कब? उसे अब भी हैरत हुई थी। कल। सामिया शॉल उतारती सोफे पे डाल गई थी। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? हयाम ने उससे कहा था। क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे ना, ताकि तुम खुश हो जाओ। सामिया आज भी खाइफ हुई थी, क्योंकि वो अब तक बेवकूफ थी। तुम थोड़ी सी ज्यादा प्यारी हो गई हो, लेकिन सर्कल्स बढ़ गए हैं।
रोती हो ना तुम? वो उसकी आंखों का मुआयना करती तशवीश ज़दा लहजे में बोली थी। अरे नहीं, ये तो पहले से ही थे। तुम फ्रेश हो जाओ, उसने पहलू बदला था। सही कह रही हो, वो अंगड़ाई लेती उठ गई थी। वजीहा ने उसे हयाम के कमरे में पहुंचाने तक रास्ते में उसे उसका रूम भी बताया था जहां वो स्टे कर सके। अभी कुछ देर पहले वो गई ही थी कि एक बार फिर कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अब आने वाला जामिन था। उसको देख के हयाम के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। अब भी नाराज हो क्या? वो जैकेट उतारता सोफे पे डालता उसे घूरता हुआ बोला था। वो तो समझा था कि सामिया को देख कर वो ठीक हो जाएगी, पहले भी नहीं थी। साफ गोई से उसने जवाब दिया था और बेड से उठ के अलमारी की तरफ बढ़ी थी। कबर्ड खोल के न जाने वो क्या तलाश करने लगी थी। तो सुबह से नजरअंदाज भी तो कर रही थी। वो सोफे पे बैठता सर पुश्त पे टिका के उसे नजरों में लिए बोला था। मैरून कलर के ड्रेस में ब्लैक दुपट्टे के साथ बाल पुश्त पे बिखराए वो उसका चैन चुरा रही थी। हमेशा ही करती हूँ। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा गई थी। कबर्ड से इजी कपड़े निकाल के पहली दफा उसे जामिन की तरफ बढ़ाए थे। 1 महीने में शायद ये पहली दफा उसने कोई जामिन का काम किया था। मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे नजरअंदाज करना? वो उससे कपड़े लेता, उसका हाथ थामता, सोफे पे अपने मुकाबिल बिठाता बोला था। हयाम झिझकी थी। नहीं, वो नफी में सर हिलाती बोली थी। हयाम के जवाब ने जामिन को बहुत सुकून दिया था। मेरी बीवी कभी भी मेरे लिए तैयार नहीं हुई। हमेशा इतनी सादी क्यों रहती है मेरी बीवी? वो उसके सादे चेहरे, सादे कपड़ों को देख के बोला था, यहाँ तक कि उसकी कलाइयां भी खाली थीं। जामिन का दिया हुआ कड़ा ही सिर्फ पहन रखा था, कान, गला सब खाली था। बस नाजुक सी नोज पिन नाक में थी। वो उसकी नोज पिन पे उंगली रखता बोला था। पता नहीं, वो घबराई थी। मेरे लिए तैयार हो कौन होगा? वो उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ता ऊपर उठाता बोला था। मम मैं हया के रंग उसके चेहरे पे बिखरे थे। मेरे काम कौन करेगा? मैं उसकी नजरें मजीद झुक गई थी। मेरे घर आने तक इंतजार कौन करेगा? उसके कान के करीब अपना चेहरा ले जाकर वो सरगोशी के अंदाज में बोला था। मैं वो उसके कंधे पे अपना नाजुक हाथ रखती उसे दूर हटाने की कोशिश में थी। मुझसे प्यार कौन करेगा? अब वो उसके गुलाबी गाल को होठों से चूमता मदहोश सा बोला था। हयाम की आंखें खुद बहुत बंद हुई थी। हया से उसकी जुबान गुंग हो गई थी। जब वो चुप रही तो जामिन ने दोबारा सवाल किया। उसके चेहरे पे खूबसूरत हया के रंग बंद आंखों पे नजर जमाए वो मबहूत रह गया था, जबकि हयाम के लिए इम्तिहान बहुत मुश्किल था। एकदम दरवाजा नॉक हुआ था कि वो डर के पीछे हुई थी और जामिन को देखा था। यस, जामिन ने उसका हाथ थाम कर आहिस्ता से दबाकर अपने बाजू के हल्के में लेकर यस कहा था। आने वाला दारिम था। हयाम ने अनजान लड़के को देखकर पीछे हटना चाहा था, लेकिन जामिन बहुत ढीठ था, उसे एक बाजू के हल्के में लिए बैठा रहा। अस्सलामुअलैकुम भाभी, मैं आपका इकलौता देवर। वो दूसरी दफा हयाम को देख रहा था। पहले से वो बहुत मुख्तलिफ लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, वो झिझक के बोली थी। दारिम उसे याद भी ना था। तो बहुत गलत वक्त पे नाजिल हुआ है तू बहुत गलत वक्त पे नाजिल हुआ है, जामिल ने बेबाकी से कहा था। मुझे नजर आ रहा है। वो नजरें नीचे किए मुस्कुराहट जब्त करके बोला था। हयाम ने जामिन को घूरते हुए उसके बाजू का हल्का तोड़ा था और उससे जरा फासले पे बैठी थी। बेशर्मी की इंतहा है। उसे जामिन पे बहुत गुस्सा आया था। तुम लोग बातें करो, मैं नहा कर आता हूँ। वो कपड़े लेता बाथरूम चला गया था, जबकि दारिम उसे बातें करने लगा था। इस वक्त वो सब मिलकर डिनर कर रहे थे जब सामिया बोलना शुरू हुई थी। जामिन भाई, आपने जरा मेरी दोस्त का ख्याल नहीं रखा है। कितनी वीक हो गई है हयाम, और डार्क सर्कल्स कितने बढ़ गए हैं। मैं हयाम को वापस लाहौर ले जाऊंगी। या तो आप अपनी जिम्मेदारी सही तरह नहीं उठा रहे। वो हमेशा से ज्यादा बोलने की आदी थी, या यहाँ हयाम का मामला था? टेबल पे बैठे सारे नफूस उसकी बात पे चौंके थे, जबकि जामिन का हाथ खाने पे भी रुका था। इसी वक्त उसने हयाम के चेहरे पे नजर डाली थी, जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, जैसे उसे जबरदस्ती ये सब करने पे मजबूर किया गया हो। बेटा, आप ठीक कह रही हैं। आपकी दोस्त को यहाँ का मौसम बिल्कुल सूट नहीं करेगा, और ना ही कराची का। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। आप इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाइएगा। तानिया बेगम मुत्तफिक होती बड़े आराम से बोली थी, जैसे उनके लिए ये जरा सी बात हो। बाय द वे, सॉरी आंटी, फर्स्ट मैंने आपको मुखातिब नहीं किया। सेकंड, मुझे किसी के मशवरे या एविडेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो इतने तंज और धीमे लहजे में बोली थी कि तानिया बेगम क्या बल्कि पूरे सारे नफूस सामिया को गौर से देखने लगे थे, जो मज़े से अपनी बात कह के दोबारा प्लेट की तरफ झुक गई थी, जबकि तानिया बेगम को बहुत बुरा लगा था। उनके साथ जामिन और दारिम को उसकी बात बिल्कुल नहीं भाई थी। तभी वो बोल उठा था। ये किस तरह बात कर रही हो? अभी दारिम ने जुबान खोली ही थी कि सामिया का फोन बज उठा था। एक्सक्यूज मी, फोन कॉल। अपना पैराग्राफ कल नाश्ते के टाइम के लिए रखें।
वो फ़ोन पे जगमगाता नंबर देख के मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पे काफ़ी रंग आकर गुज़रे थे। फ़ोन कॉल देख के वो खाना बस करके उठ खड़ी हुई थी और दारम को मज़ीद कहने से रोका था। ये कहकर वो वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वजीहा चेहरा नीचे किए मुस्कुराहट ज़ब्त करते बोली थी। शट अप वजीहा, क्या कह रही हो तुम? इस लड़की में ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है और वो तुम्हें अच्छी लग रही है। पता नहीं कैसी-कैसी लड़कियां हैं आजकल। क्या ज़रूरत थी ज़ामिन इसे यहाँ इनवाइट करने की? नॉनसेंस। तालिया बेगम ने पहले अच्छी तरह वजीहा को सुनाई थी। इससे दिल नहीं भरा तो वो ज़ामिन की तरफ मुड़ी थी। आंटी, आपका कोई लिंक नहीं है मेरी दोस्त से। हमारा वलीमा है तो उसके बगैर ये डेफिनेटली इनकम्प्लीट रहता। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि वो सामिया को कुछ उल्टा सीधा कहे। अपनी बेइज्जती तो वो खामोश रहकर सुन लेती थी, लेकिन वो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। कहाँ जा रही हो हयाम? जब वो भी कुर्सी से उठ गई तो अदील हमदानी बोल पड़े थे। अंकल, आंटी को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है। मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। वो मुंह मोड़कर गुस्से से कहती चली गई थी। जामिन को हैरत के झटके लगे थे कि आखिर इसकी जुबान कैसे खुल पड़ी है। जरूर ये सामिया की दी हुई हिम्मत थी जो वो बोली थी। वो मुस्कुराया था, लेकिन तानिया बेगम को कुछ न बोला था। तानिया, आपको क्या मसला है बच्चियों के साथ? कितनी मासूम और प्यारी हैं दोनों, अब नाराज हो गई हैं, कौन बनाएगा? अदील हमदानी नाराज लहजे में बोले थे। भाभी का तो पता नहीं, लेकिन दूसरी कहाँ से मासूम और सीधी और प्यारी है? दारी मुंह में ही बुड़बुड़ाया था। तुम्हारी सास को मैं पहली नजर में पहचान गई हूँ। ऐसी खवातीन को मेरे नॉवेल्स में बहुत पढ़ा है। एक दो बार बस दो जुमले बोलोगी ना तो आइंदा ध्यान में रखेंगी कि सामने मुझ जैसी शेरनी है। वो हयाम के कमरे में बेड पे बैठी न जाने कैसी कैसी पट्टियां पढ़ा रही थी। रात के खाने के बाद वो हयाम के रूम में आ गई थी। माँ जैसी है वो हमारी, वो हयाम को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन माँ नहीं है। वैसे भी हमारी माँ तो थी नहीं कभी, हमें क्या पता माएँ कैसी होती हैं। सामिया की बात पे हयाम उसे अफसर्दगी से देखने लगी थी। ये सच था कि वो दोनों माँ की ममता से दूर रही थी। अच्छा छोड़ो ना, तुम बताओ जामिन भाई ठीक है तुम्हारे साथ? नरम मिजाज हैं कि गुस्से वाले? प्यार करते हैं ना, अगर नहीं करते तो करना पड़ेगा। वो उसका चेहरा हाथों में थामती प्यार से बोली थी। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल करते हैं। गुस्सा करने के साथ नरमी से भी पेश आते हैं और अपनी मॉम के सामने मेरा साथ भी देते हैं, और जिद्दी भी बहुत हैं। वो तफसील से बता रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। और बुरहान मनहूस को तो याद नहीं करती ना तुम? बुरहान से उससे शदीद नफरत थी। जो उसने किया था उसके बाद तो सामिया के सामने जब भी उसका नाम आता तो वो बेहिसाब गालियां उसे देती थी। बिल्कुल भी नहीं, हयाम नॉर्मल अंदाज में बोली थी। हाँ, ये बोलो कि अब जामिन साहब के होते हुए कहाँ याद आते होंगे। रोमांटिक हैं तुम्हारे शौहर या खड़ूस हैं? सामिया चिढ़ाने के अंदाज में बोली थी। यार क्या है? उसके चेहरे पे बिखरे रंग देख के सामिया चौंकी थी। पल भर में उसका हसीन मुखड़ा गुलाबी हुआ था। हयाम उसके सवाल पे शर्माई थी। भाई बताओ ना, वरना मैं जामिन भाई से पूछ लूंगी। सामिया उसे धमकी देना ना भूली थी। तुम्हारी सोच से ज्यादा रोमांटिक है। हयाम खिलखिला के हंसी थी। ओह माय गॉड, क्या इमरान हाशमी? सामिया ने उसे छेड़ा था। नहीं, मतलब तुम में बिल्कुल शर्म हया बाकी नहीं है ना सामिया? वो एकदम तेजी से बोली थी। इमरान हाशमी का नक्शा उसके जहन में जैसे ही खींचा था, हयाम को बुरा लगा था। वो कहाँ अपने डिसेंट शोहर को उसके साथ मिला सकती थी। नहीं भाई, मेरा तो क्रश ही इमरान हाशमी है। उसकी अट्रैक्शन, रोमांटिक नेचर सब बहुत अच्छा है। सामिया बहुत बेबाकी से बोली थी। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे क्रश फोर्सेस से रिलेटेड थे कुछ। हयामपुर सोच अंदाज में बोली थी। अरे हाँ, लेकिन फोर्स के बंदे में ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। सामिया ने तस्हीह की थी। फोर्सेस वाले बहुत रूड होते हैं, हयाम ने कहा था। तुम्हारा शोहर रूड होने के साथ प्यारा भी तो है ना? वो आंख दबाती शरारत से बोली थी। तुम बहुत बुरी हो सामिया, वो चिड़ी थी। मिनट। सामिया का मोबाइल फिर बज उठा था। नंबर देख के वो खिलखिलाई थी। किसका फोन है? हयाम ने पूछा था, क्योंकि डिनर पे भी वो फोन की वजह से चली गई थी और अब भी। आजकल बस टाइम पास कर रही हूँ, सेमेस्टर खत्म हुआ है, बहुत बोर हो गई हूँ। वो फोन को कान से लगाती हयाम को कहती बेड से उतर गई थी। तुम मुझे छोड़ के जा रही हो सामिया, ना जाने के किसके लिए? हयाम को अच्छा महसूस ना हुआ था, कितने दिन बाद वो मिली थी। यार इन्हें भी तो टाइम देना है, और जामिन भाई भी तो इंतजार कर रहे होंगे यहाँ आने के लिए, समझा करो। वो फोन के स्पीकर पे हाथ रखती दबी दबी आवाज में बोली थी और कमरे से चली गई थी। वजीहा, दारिम और जामिन आज काफी अरसे बाद बैठे थे। लॉन में ठंडी घास पे बैठे और न जाने कौन कौन से पुराने किस्से डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 1 बजा, जामिन का दिल खराब होने लगा था। तकरीबन 2.5 घंटे से वो यहाँ थे, जबकि सामिया हयाम के साथ मसरूफ थी। असल मानों में वो सामिया के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था और उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था।
अब हमें ऐसा लग रहा कि तुम यहाँ हो, लेकिन तुम्हारा ज़हन और दिल तुम्हारे कमरे में है। दारिम घास पे हाथ सर के नीचे रखे लेटा हुआ था। ज़ामिन को वो नोट कर चुका था। बार-बार वो कलाई पे बंधी घड़ी को देख रहा था। नहीं यार, नींद आ रही है, फिर कल का दिन भी बिज़ी गुज़रेगा, वो सँभलते हुए बोला था। कल मेरी भी तो सालगिरह है, मैं भी तो मसरूफ़ रहूँगी, वजीहा खफ़गी से बोली थी। अच्छा, तो मैं कौन-सा यहाँ से जा रहा हूँ? वो दारिम के सीने पे सर रख के लेट गया था, जबकि वजीहा बैठी हुई थी। यार, मुझे अपनी लाइफ ड्रामा लगने लगी है। अब देखो हमारा डिपार्टमेंट वो नहीं तो नहीं ना कि सुबह गए और शाम को ऑफिस में बैठ के वापस आ गए। इतनी सोचें दिमाग में पल रही होती हैं। मैं तो फंस गया हूँ। 2 दिन बाद कराची के लिए निकलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मॉम की भी टेंशन है और हयाम की भी। वो परेशानी से बोला था। तुम सुकून से जाओ कराची, मैं हूं ना यहाँ, सब सेट कर दूंगी। वजीहा उसको एतबार दिलाती बोली थी। हाँ, हमारी वजीहा सब सेट कर देती है, लेकिन अभी तक इससे एक लड़का सेट नहीं हो रहा। दारिम मजाक बनाता बोला था। उसकी बात पे जामिन जोर से हंसा था। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जब गोली से उड़ा सकती हूँ तो लड़का भी सेट कर सकती हूँ। लेकिन मैं मशरकी लड़की हूँ। वो तब के बोली थी। बहनों की शादी भाई से पहले होती है, लेकिन यहाँ भाई पहले से ही कर रहे हैं। मैं भी कर लूंगा जल्द ही। तुम भी अपना बंदोबस्त करो यार, जल्दी। दारिम उसे शर्म दिलाता बोला था। तुम तो हो ही बेशर्म। मेरे अभी आगे बहुत मिशन है जो मैंने अंजाम देने हैं, और अगर उनमें मेरी कभी जान चली गई या मैं परफेक्ट हो गई तो मेरे पार्टनर का क्या बनेगा? यार, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे बगैर हम भी नामुकम्मल हैं, जामिन ने उसे टोका था। अरे खैर हो गई, तुम अब अपने कमरे में जा सकते हो। देखो भाभी जी की दोस्त आ रही है। वजीहा ने दारिम और जामिन की नजर सामिया की तरफ करवाई थी, जो फोन कान से लगाए मुस्कुराते हुए लॉन में आई थी और वॉक करने लगी थी। ओह! फिर सुबह मिलेंगे। वो हाथों की मदद से उठता हुआ बोला था और वहां से गुड नाइट कहता चला गया था। अब सिर्फ दारिम और वजीहा बचे थे, जबकि सामिया हनूज फोन पे लगी वॉक में मसरूफ थी। इसको तंग करें? दारिम ने वजीहा से कहा था। नहीं, क्या पता वो किसी से जरूरी बात कर रही हो, कल करेंगे। इतनी देर से क्या बातें कर रही है यार, और इतनी रात में किससे? दारिम उलझन आमेज लहजे में वजीहा से पूछने लगा था, जबकि नजरें उसकी सामिया के सरापे पे थीं, जो बेबी पिंक नाइट सूट में थी। अपने फियांसे से शायद। वो हंसी थी, क्योंकि इतनी रात में शायद कुछ ऐसा ही होता है आजकल। वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते बोली थी। अच्छा। वो घड़ी में टाइम देखता बोला था। जहां 2 बज गए थे। वो दोनों उठ गए थे, लेकिन वो अभी तक कॉल में मसरूफ थी। दारिम अपने बेडरूम की खिड़की से न जाने कितनी देर तक उसे देखता रहा था, लेकिन वो अब तक वैसे ही कॉल में पे मसरूफ थी। लेकिन फर्क इतना था कि वो अब बेंच पे बैठ चुकी थी। खिड़की के पर्दे उससे गुस्से में बराबर किए थे।